हेलो बच्चों, मैं हूं आयुष शर्मा, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। आप सभी बच्चों का स्वागत है आकाश इंस्टीट्यूट के हिंदी यूट्यूब चैनल में। और नीट 2026 के लिए आकाश इंस्टीट्यूट लाया है एक नई सीरीज और वो है चैप्टर क्रश। इस चैप्टर क्रश सीरीज के अंदर हम यहाँ पर ऑसिलेशन और वेव्स चैप्टर के कुछ जबरदस्त क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनकी क्या टेक्निक होती है, क्या शॉर्ट ट्रिक होती है और किस तरीके से जल्दी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो वो सारे तरीके जो है हम आपको इन चैप्टर्स के अंदर जो है बताते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ए पार्टिकल इज अंडर अ मोशन गवर्न बाय y इज इक्वल टू 4 sin 8t माइनस 3 cos 8t। ठीक है, एक कण जो है y बराबर 4 sin 8t माइनस 3 cos 8t, जहाँ पर y सेंटीमीटर है और t सेकंड में है, द्वारा संचालित गति के प्रभाव में है। तो कण द्वारा संचालित सरल आवर्त गति का आवर्तकाल होगा, यानी कि हमें यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ये ओमेगा है आपके 8 जो कि होती है 2 पाई बाय कैपिटल टी। ठीक है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपके 2 पाई बाई 8, 2 से ही चला गया 4 टाइम्स, तो आपके पाई बाई 4 सेकेंड जो है ये आपके टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा, आवर्तकाल निकल के आ जाएगा। तो ये जो पाई बाई 4 सेकेंड है ये आपके इसका टाइम पीरियड होगा, आवर्तकाल होगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग एसएचएम हैज ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 16 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो यहाँ पर बच्चों आपको अधिकतम त्वरण दे रखा है 16 पाई और अधिकतम चाल जो है वो आपको दे रखी है 4 मीटर प्रति सेकेंड, और आपसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो आपकी क्या होगी, यानी कि आवृत्ति जो है वो क्या होगी। तो बेटा अधिकतम त्वरण की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो ये होता है a ओमेगा स्क्वायर, और मैक्सिमम स्पीड अधिकतम चाल की मैं बात करूं तो ये होती है a ओमेगा। इसको दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो a से a चला जाएगा, ओमेगा से ये आपके चला जाएगा, और a मैक्स आपको दे रखा है 16 पाई के बराबर, और v मैक्स अधिकतम चाल कितनी दे रखी है 4, तो ये इससे 4 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 4 पाई। तो यहाँ पर ओमेगा बराबर आ गया 4 पाई जो कि होता है 2 पाई f के बराबर। तो 2 पाई से 4 पाई कितनी बार चला जाएगा 2 टाइम्स, तो f बराबर आ जाएगा 2 हर्ट्ज। तो इसके दोलन की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो आपके 2 हर्ट्ज जो है हो जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, हाउ लॉन्ग आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इफ द टाइम पीरियड इज 24 सेकेंड। मतलब आपके एक कण है, वो आपके जब अपनी गति को प्रारंभ करता है तो उसके दोलन का आवर्तकाल 24 सेकंड दे रखा है, और माध्य स्थिति से गति करने वाले कण प्रारंभ करने के कितने समय बाद विस्थापन इसके आयाम के आधे मान के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये इसकी मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति, और ये इसके आयाम का आधा विस्थापन और ये आयाम के बराबर। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t/4 समय लगता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t/12 समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक का समय जो है वो आपके t/6 के बराबर होता है। तो हमसे पूछा है माध्य स्थिति से आयाम के आधे के बराबर चलने में कितना समय लगेगा, तो ये कितना है t/12। तो आवर्तकाल दे रखा है 24 सेकेंड, तो t1 बराबर हो गया मेरा t/12 यानी कि 24/12 यानी कि 2 सेकेंड। तो पहली बार ये आपके 2 सेकंड पर जो है
आयाम के आधे विस्थापन के बराबर होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में बेटा 2 सेकंड आपको नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि ये वापस जब लौट रहा हो उस समय आपके एग्जामिनर पूछना चाह रहा हूं। तो जरा एक बार देख लेते हैं। तो जब ये वापस यहां पर ए तक जाकर वापस लौट रहा होगा तो आप देखो t/4 समय इसको इधर जाने में लगेगा और t/6 समय इसको इधर जाने में लगेगा, यानी कि आपके कुल समय t/4 प्लस t/6, तो 24 एलसीएम हो गया, टेन t/24 यानी कि 5t/12। तो इतना टाइम लगेगा इसको 5t/12, और t की वैल्यू कितनी है 24, तो 5/12 इंटू 24 यानी कि 10 सेकंड का जो है वो आपके टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके दे रखा है 10 सेकंड, यानी कि यहाँ पर आते वक्त का समय जो है वो आपको दे रखा था, यानी कि दूसरी बार जब वो माध्य स्थिति से आयाम के आधे के बराबर होगा, यानी कि मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड के हाफ के बराबर होगा, तब वो 10 सेकंड पर होगा। पहली बार 2 सेकंड पर और वापस आते वक्त 10 सेकंड पे होगा। तो चारों ऑप्शन में 10 सेकंड दे रखा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, two simple harmonic motion are represented by y1 is equal to 8 sin 2 pi t plus pi by 2, y2 is equals to 8 root 3 sin 2 pi t plus cos 2 pi t. The ratio of their amplitude is, तो आपसे पूछा है कि इनके एम्पलीट्यूड का जो रेशो है यानी कि इनके आयाम का जो अनुपात है वो क्या होगा, ये हमसे पूछा है। चलिए सबसे पहले वाली वेव के लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड है यानी कि आयाम है वो है बेटा आपके 8, ठीक है। सेकेंड वेव के लिए निकालोगे तो सेकेंड वेव में इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8√3 साइन 2 पाई टी प्लस 8 कॉस 2 पाई टी, ठीक है। अब ये हमारी वेव है, यानी कि आपके तरंग की समीकरण दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आयाम ये क्या हो जाना चाहिए, √(a² + b²। तो √(a² + b², तो 8√3 का स्क्वायर प्लस 8², तो ये हो जाएगा आपके 8 तो बाहर कॉमन आ गया, √3 का स्क्वायर 3 + 1, तो 8 इंटू 4 का रूट कितना हो गया 2, यानी कि 16 आ गया। तो A2 हमारा 16 आ गया। तो यहाँ पे पूछा था कि एम्पलीट्यूड का रेशो, आयाम का अनुपात जो है वो कितना होगा, वो आपके 1/2 हो जाएगा। तो इन दोनों सरल आवर्त गति कर रही तरंगों का जो आयाम है वो आपके कितना होगा 1/2 हो जाएगा। रेशो जो है एम्पलीट्यूड का वो 1/2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए, ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्म SHM अबाउट x = 0 विद एन एम्पलीट्यूड a, टाइम पीरियड इज t, ठीक है। तो एक सरल लोलक जो है वो आपके सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आयाम a है और आवर्तकाल कितना है बेटा t है। द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x = a/√3 इज, तो x बराबर a/√3 पर आपसे पूछा गया है कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि v बराबर जो है वो होता है ω√(a² - x²। ये आपके वेलोसिटी यानी कि वेग की समीकरण होती है। ओमेगा को बेटा मैं 2π/T लिख सकता हूँ, ये हो गया a², और x की वैल्यू क्या दे रखी है a/√3, यहाँ रख देते हैं। तो 2π/T √(a² - a²/3 a² - 3a² - a²/3, यानी कि 2π/T 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो √2/3 × a। अब बेटा इस 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 4, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो 8/3 πa/T,
ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर बेटा ये वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, वेग की जो समीकरण है, इसको यूज में लेके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम पीरियड टी एंड एम्पलीट्यूड ए। एक कण जो है वो आपके सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आवर्तकाल टी है, आयाम ए है। द ग्राफिकल प्लॉट ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वी एक्स का जो प्लॉट है वो कैसा आपके बनेगा। तो देखिए, v बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके होता है v बराबर अंडर रूट ऑफ ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का भाग लगा दीजिए, तो v स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इससे चला जाएगा बराबर 1। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं v बटा ओमेगा ए का स्क्वायर प्लस x बटा ए का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये है बेटा आपके एलिप्स की, यानी कि आपके दीर्घवृत्त की इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन अगर ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाए तो ये आपके क्या बन जाएगा, ये आपके सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर इसका हो सकता है कि ये क्या हो सकता है, वृत्त हो सकता है, एक सर्कल हो सकता है, यदि इस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The displacement y of a particle is given by y is equals to 4 cos square t by 2 sin 1000 t। ठीक है, तो ये हमें इसका विस्थापन दे रखा है किसी कण का। This expression may be considered to be a result of the superposition how many simple harmonic motion। तो ये एक्सप्रेशन जो है क्या बता रहा है कि ये कितनी सरल आवर्त गति कर रही तरंगे इसमें जुड़ रही हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, y इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर t बाई 2 साइन 1000 t, ये हमारी इक्वेशन है। अब देखो बेटा, cos स्क्वायर t बाई 2, ठीक है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसे भी वही लिख रहे हैं, यहाँ से मैंने 2 को अलग कर लिया और 2 cos स्क्वायर t बाई 2 को अलग कर लिया, और ये हो गया मेरे पास साइन 1000 t। तो ये जो पूरा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, यानी कि 2 1 प्लस कॉस टी, क्योंकि यहाँ पर कोण यानी कि एंगल था t बाई 2, तो इसका डबल होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, इंटू साइन 1000 t। अब ये 2 साइन 1000 t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन 1000 t प्लस 2 साइन 1000 t इंटू कॉस टी। अब आप इसको देखिए, ये बना आपके 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन 1000 t प्लस साइन ए प्लस बी, तो 1000 प्लस 1 इंटू टी साइन 1000 माइनस 1 इंटू टी, तो 2 साइन 1000 टी प्लस साइन 1001 टी
प्लस साइन 999t। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपके 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली वेव के एडिशन के बराबर था। तो यहाँ पर आपको बोला जा सकता है कि ये 3 सरल आवर्त गति कर रही तरंगों के अध्यारोपण का परिमाण था। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ए ओपन ऑर्गन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन यानी कि प्रथम अधिस्वर, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए आपके जो फ्रीक्वेंसी है ये है आपके 3v/4L1, ठीक है। और आपको बोला है इट इज इक्वल टू फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, यानी कि ये आपके इसके 5वीं गुणावृत्ति के बराबर है। किसके? खुले ऑर्गन पाइप के। तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए 5v/2L2 ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। दोनों की आवृत्तियां क्या है बेटा? बराबर है, तो इनको बराबर कर दो। 3v/4L1 इज इक्वल टू 5v/2L2। तो 2 से ये आपके 2 टाइम्स चला गया, v से v चला जाएगा, तो L1/L2। L1/L2 बराबर आ जाएगा 3/10। तो इनकी जो लेंथ का रेशो है, इनकी जो लंबाइयों का अनुपात है वो कितना होगा बेटा? 3/10 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक वेव आपकी ये रही और दूसरी वेव आपकी ये रही। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव इंटेंसिटीज ऑफ द 2 वेव्स आर। तो इनकी तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर बेटा इंटेंसिटी का रेशो यानी कि तीव्रता का अनुपात जो है वो हमसे पूछा है। तो ये क्या होता है? I1/I2 बराबर ω1² A1² अपॉन ω2² A2²। अगर ω1 और ω2 यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो रेशो जो है वो आपके A1/A2 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इनकी एक की तो है 8 और एक की कितनी है 6, यानी कि दोनों की ओमेगा अलग अलग है। तो हमें इसी तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर I1/I2 बराबर हो जाएगा, ये तो है आपके 8, ये है 6, 8/6 का स्क्वायर इंटू A1/A2 का स्क्वायर। तो A1 है बेटा आपके 10 और A2 कितना है 20, तो 10/20 का स्क्वायर। ये चला जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। ये से 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 4/9 जो है ये हमारा रेशो आ जाएगा। तो इनकी तीव्रताओं का अनुपात जो है वो कितना होगा बेटा? 4:9 जो है वो इनकी तीव्रता का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन बाय 5 sin 40t - 5x। ठीक है, ये आपको एक तरंग की समीकरण दे रखी है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी इज। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यानी कि अधिकतम कण का वेग और तरंग के वेव का अनुपात कितना होगा? अधिकतम कण का वेग ये होता है a ओमेगा, और अधिकतम तरंग का वेग ये होता है ω/k। तो इन दोनों का बेटा हम क्या ले लेते हैं? अनुपात। तो ओमेगा से ओमेगा चला जाएगा, ये k ऊपर आ जाएगा, तो Vp/Vω बराबर a × k। तो अगर हम बात करें इसके एम्पलीट्यूड की यानी कि आयाम की, वो तो है आपके 5, और k की वैल्यू कितनी है? ये भी 5 ही है, तो 5 × 5 यानी कि कितना आ जाएगा 25। तो आपके दोनों वेगों का जो अनुपात है, अधिकतम वेग और तरंग का वेग यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और वेव वेलोसिटी का जो रेशो है वो आपका 25:1 जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है बेटा द मिनिमम टाइम आफ्टर विच पार्टिकल ऑसिलेटिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y = 8 cos πt moves from
मीन पोजीशन टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपके माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन तक आपके जाना है, तो इसमें t/4 जो है वो आपके टाइम लगता है। तो t इज इक्वल टू t/4, और t जो है वो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कैसे, t को लिख सकते हैं हम 2π/ω, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको पाई। तो 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड जो है ये इसको टाइम लगेगा आपके मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाने में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 12 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, दो आपके तरंगे हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य 50 और 51 है, ये 12 बीट्स पर सेकेंड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। व्हेन वाइब्रेटेड टुगेदर, जब इनको बेटा साथ में वाइब्रेट किया जाता है, द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इज नियरली इक्वल टू। तो आपसे पूछा है कि साउंड वेव की जो स्पीड है उसकी जो चाल है वो कितनी होगी। तो देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी f ये होता है आपके v/λ1 माइनस v/λ2, ये होता है। ये आपको कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। v/λ1 ये दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो 100 का डिवाइड करोगे, ये 51 दे रखा है, मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे। तो इस 100 को हम ऊपर ले चलते हैं, तो 100v/50 माइनस 100v/51। तो यहाँ से बेटा 100v जो है ये कॉमन आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 50 × 51, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 50। ठीक है, 50 से ये 100 चला जाएगा आपके 2 टाइम्स, तो ये बच जाएगा 2v। 51 माइनस 50 कितना बचेगा, 1, और नीचे बचेगा 51। तो बेटा यहाँ पर v जो है वो आपके 51 × 12/2 के बराबर होगा। तो v बराबर 306 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट ध आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। तो ये जो ध है ये आपके आउट ऑफ ट्यून है, एंड प्रोड्यूस बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज, और ये आपके 6 हर्ट्ज की जो है बीट आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है। द टेंशन ऑफ द बी इज स्लाइटली डिक्रीज, बी का जो तनाव है उसको कुछ कम किया जाता है, एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी 7 हर्ट्ज, और बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पाई जा रही है 7 हर्ट्ज। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 440 हर्ट्ज देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी। अगर ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो 440 है तो बी की कितनी होगी। तो चलिए जरा इसको समझते हैं। यहां पर ठीक है, तो यहां पर आपको बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा, 6 दे रखी है। ठीक है, और तो एफ बी जो हमें मिलेगा वो आपको मिलेगा एफ ए प्लस माइनस 6 के बराबर। ठीक है, तो एफ ए वो था हमारे 440 हर्ट्ज प्लस माइनस 6 हर्ट्ज। अब यहां से बेटा दो फ्रीक्वेंसी हमें मिल सकती है, 440 प्लस 6 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 446 हर्ट्ज, और अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 434 हर्ट्ज। ठीक है, दो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें मिल रही है। अब आपको जो है ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर बोला गया है कि टेंशन जो है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो बेटा टेंशन अगर डिक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आपके क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम टेंशन को यानी कि तनाव को कम करेंगे तो आपके आवृत्ति जो है वो भी कम होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम 434 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी लें
तो वो कितनी होगी, तो 440 माइनस 434 इज इक्वल्स टू ये आ रहा है 6 हर्ट्ज, जो कि हमारे किसके बराबर है, आप देख सकते हो बीट फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रहा है। तो ये हमारे सूटेबल है। अब यहाँ पर देखा गया कि जैसे ही तनाव को कम किया गया, यानी कि टेंशन को डिक्रीज किया गया, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो गई, 7 हर्ट्ज हो गई। तो 7 हर्ट्ज हो गई, तो एक बार जरा 446 वाले के लिए चेक करते हैं। तो 446 माइनस 440, तो ये कितना आ रहा है, 6 हर्ट्ज, जो कि हमारे सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको क्या बोला था कि 7 हर्ट्ज होगी। तो इसके मतलब कौन सी हमारा आंसर होना चाहिए, 434 हर्ट्ज जो है ये आपके आवृत्ति होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, ए वेव y इज इक्वल टू 0.03 sin pi 2t minus 0.01 x travel in a medium. Here x is in meter and t is in second. The instantaneous phase difference between the 2 points separated by 25 सेंटीमीटर is. तो आपसे पूछा है कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर द्वारा पृथक्कृत दो बिंदुओं के मध्य तात्क्षणिक कलांतर जो है वो आपके कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपसे तात्क्षणिक कलांतर जो है वो आपसे पूछा है, वो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है। ठीक है, और 2 पाई बाई लेमडा, हमें यहाँ पर लेमडा की वैल्यू जो है वो आपके चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि के जो है वो आपके 2 पाई बाई लेमडा के बराबर होता है, और ये कितना है 0.01, और ये यहाँ से पाई भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 0.01 पाई के बराबर होगा। तो बेटा ये पाई से पाई चला जाएगा, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, 200 मीटर। तो तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ 200 मीटर आ गई। तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन 200, और ये हमें कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इससे 4 बार चला जाएगा, और ये इससे गया 2 बार, तो डेल्टा फाई बराबर जो है वो हो जाएगा पाई अपॉन 400 के बराबर, पाई अपॉन 400, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, ए स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 किलोग्राम अंडर द टेंशन ऑफ 200 न्यूटन, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड स्क्रीन इज 20 मीटर। तो द्रव्यमान बेटा आपको 2.5 किलोग्राम दे रखा है, तनाव दे रखा है 200 न्यूटन, और लंबाई जो है वो आपको 20 मीटर दे रखी है। इफ द ट्रांसवर्स जर्क इज स्ट्रक एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, द डिस्टर्बेंस विल रीच द अदर एंड इज। तो आपको बोला गया है, यदि डोरी के एक सिरे पर अनुप्रस्थ झटका लगाया जाता है तो विक्षोभ दूसरे सिरे तक कितने समय में पहुंच जाएगा, ये हमसे पूछा है, यानी कि हमसे टाइम यहाँ पर पूछा है। तो t बराबर जो है ये हो जाएगा बेटा L अपॉन V, टाइम बराबर लेंथ अपॉन स्पीड, और V बराबर जो है वो है अंडर रूट T बाई म्यू। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, ये L ऊपर आ जाएगा, ये L से L रूट L टाइम्स चला जाएगा, ये M भी ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट L M बाई T। तो लेंथ दे रखी है बेटा आपको 20 मीटर, मास दे रखा है 2.5 kg, और टेंशन दे रखा है 200। तो ये इससे 10 टाइम्स चला गया, ये इससे चला गया 4 टाइम्स, 1/4 का रूट कितना हो जाएगा बेटा 1/2, यानी कि 0.5 सेकेंड जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा इसको, इस विक्षोभ को दूसरे सिरे तक पहुंचने में, आपको 0.5 सेकेंड का जो है वो आपको टाइम लगेगा। तो बच्चों आज हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि नीट 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट थे वो हमने देखे। तो चलिए मिलते हैं इसी सीरीज में अगले टर्न पर। थैंक यू।